वे जो ये कहते हैं कि इंडिया की अपनी कोई स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल थिंकिंग की ट्रेडिशन नहीं रही है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे एक बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सीरियसली स्टडी करें। इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को लेकर उनका जो नजरिया है वो डेफिनेटली बदलेगा। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक सॉलिड एविडेंस बेस्ड क्लेम है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको कई ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जिन आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स को हम बाद में कई वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के वर्क और फिलॉसफी में देखते हैं, जैसे निकोलो मैकियावेली के वर्क में, थॉमस हॉब्स के वर्क में, इवन मॉर्गनथाउ, कीनेथ वॉट्स एंड जॉन मीयरशिमर के वर्क में हम देखते हैं। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस ऑन record that Kautilya anticipated some of the major political and strategic ideas of not just Machiavelli or Hobbes, but also of Morgenthau, Kenneth Watts, and John Mearsheimer. But the question is how? How can I say this? कैसे मैं इस बात को prove कर सकता हूं? In order to answer this question, in order to prove what I have just stated, we have to understand and master all the major ideas of Kautilya, which he presented before us in his magnum opus and his most remarkable work, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का यहां मतलब है वेल्थ और शास्त्र का मतलब है अ साइंस ऑफ, अ स्टडी ऑफ, अ नॉलेज ऑफ। सो अर्थशास्त्र वुड लिटरली ट्रांसलेट इनटू साइंस ऑफ वेल्थ, अ नॉलेज ऑफ वेल्थ, अ बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू वेल्थ। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इस साइंस ऑफ वेल्थ में किसके वेल्थ की बात की जा रही है? क्योंकि वेल्थ के दो मीनिंग हो सकते हैं। द वर्ड वेल्थ ओवर हियर कैन रिप्रेजेंट और डिनोट बोथ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और वेल्थ ऑफ अ कलेक्टिविटी, ऑफ अ नेशन, ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ स्टेट। विल Kautilya write a book on science of individual wealth? The answer is obvious no. So Arthashastra, it must be a book dealing with science of wealth, of a collectivity, of a society, of a state, of a political society. And this is what is the case. अर्थशास्त्र का संबंध एक व्यक्ति के अर्थ, दैट मीन्स एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के वेल्थ से नहीं, बल्कि पूरे राज्य, पूरे समाज के कलेक्टिव वेल्थ से है। अब अगला सवाल यहां पर ये निकल कर आता है कि ये कलेक्टिव वेल्थ क्या है, ये वेल्थ ऑफ नेशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर ये कलेक्टिव वेल्थ बनता है, ये वेल्थ ऑफ नेशन बनता है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग कलेक्टिव वेल्थ के या वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ सोसाइटी के कई इंडिकेटर्स हो सकते हैं। कई चीजों से मिलकर एक नेशन, एक कलेक्टिविटी, एक सोसाइटी का वेल्थ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राज्य की टेरिटरी, एक स्टेट के पास जितनी टेरिटरी है, जितना लैंड है, वो उस स्टेट, उस राज्य के वेल्थ में काउंट होगी। That would be an indicator of the collective wealth of that state, of that society. That means the amount of territory it possesses, the amount of land it possesses, it automatically becomes the wealth of that state, of that society. Second, people living within a state. राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, वे भी उस राज्य के लिए वेल्थ होते हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग, the people living within a state, within a territory, they are also an indicator of wealth of that society, of that collectivity. Third, sources of livelihood, or the scope of economic and commercial activities going on within a state, within a society, that is also an indicator of the wealth of that society, the wealth of that state. ये भी collective wealth का एक part है. And fourth, all the natural resources present within a state, all these can be counted within the wealth of that collectivity, within the wealth of that nations. तो ये बस एक इंडिकेटिव लिस्ट है। वेल्थ ऑफ अ नेशन, वेल्थ ऑफ अ कलेक्टिविटी किन किन चीजों से मिलकर बनता है, इसका ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड वी कैन ऐड मेनी मोर थिंग्स इनटू दिस लिस्ट। बट अभी के लिए, इस डिस्कशन के लिए, हम इन चार चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर अर्थशास्त्र का संबंध इस कलेक्टिव वेल्थ से है, इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र के भीतर, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मौजूद जो साइंस ऑफ वेल्थ है, इस साइंस ऑफ वेल्थ के माध्यम से कौटिल्य हमें यह बताना चाहते हैं कि हम एक राज्य की वेल्थ को कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज करें, कैसे बेस्ट तरीके से इंक्रीज करें, कैसे बेस्ट तरीके से मेंटेन और प्रॉस्पर करें।
This is what Kautilya is trying to convey to us through his book Arthashastra. How we manage the wealth of a state, how we increase the wealth of the state, how we acquire the wealth of the state, and how we prosper, nourish, protect, secure, and safeguard the wealth of a state, the wealth of a nation. This is what is the subject matter, the core subject matter of Kautilya's Arthashastra. अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, या आप कह सकते हैं कि देयर आर टोटल ऑफ 15 बुक्स विद इन अर्थशास्त्र. Arthashastra is a compendium or a collection of 15 books. The first 5 books are on internal administration. The next 8 books are on foreign policy, diplomacy, and statecraft. And the last 2 books are on various miscellaneous topics. अर्थशास्त्र के इन सभी अधिकरणों और बुक्स में से हमारे लिए केवल 2 बुक्स इंपॉर्टेंट है. हमारा फोकस इन 2 बुक्स के ऊपर होगा, बुक 6 एंड बुक 7. बुक 6 में कौटिल्या की फेमस सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट मौजूद है, और बुक 8 में कौटिल्या की इक्वली फेमस मंडल थियरी मौजूद है. और हम इन दोनों ही आइडियाज, इन दोनों ही थियरीज, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो में हमारा फोकस सप्तांग थियरी के ऊपर होगा, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड होना है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कौटिल्या की मंडल थियरी को डिस्कस करेंगे. अर्थशास्त्र को वैसे तो कौटिल्या के द्वारा 4th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, लेकिन अर्थशास्त्र के एग्जैक्ट डेट को लेकर और अर्थशास्त्र के एग्जैक्ट ऑथरशिप को लेकर स्कॉलर्स के बीच कई डिबेट्स हैं. लेकिन हम अभी इन डिबेट्स में एंटर नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिबेट. हम जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्टेड व्यू है, हम उसी व्यू को यहां पर सही मानेंगे और उसी व्यू को लेकर हम आगे बढ़ेंगे. एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, majority of the authority on Kautilya's Arthashastra, they believe that this Arthashastra was written in 4th century BC, and the author of this Arthashastra is Kautilya himself. लेकिन 4th century BC में अर्थशास्त्र के लिखे जाने के बाद से लेकर 20th century के बिगिनिंग तक अर्थशास्त्र इंडियंस के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक गुमनाम डॉक्यूमेंट था. Nobody knew that something like Arthashastra, something like Saptang theory or Mandal theory existed in ancient India until this ancient text, the manuscript of this ancient text was rediscovered by Professor R. Shyama-Sastry in 1904. Professor R. Shyama-Sastry, he accidentally found the Sanskrit manuscript of Arthashastra in 1904 while working in a library. अर्थशास्त्र को डिस्कवर करने के बाद, या आप कह सकते हैं इसे रीडिस्कवर करने के बाद, प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र के संस्कृत टेक्स्ट को प्रॉपरली कंपाइल करते हुए 1909 में पब्लिश किया जाता है. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1909 व्हेन द वर्ल्ड केम टू न्यू अबाउट कौटिल्यास अर्थशास्त्र. इसके बाद प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया, और 1915 में हम अर्थशास्त्र का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं. प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र के पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को 1915 में पब्लिश किया जाता है. इसके बाद अर्थशास्त्र के और भी कई ट्रांसलेशंस हुए. यहां पर आपको प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री के अलावा 2 और स्कॉलर्स के नाम याद रखने हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. वन इज प्रोफेसर आर.पी. कांगले एंड द अदर वन इज श्री एल.एन. रंगराजन. So this was a brief factual information about Kautilya's Arthashastra. Very necessary, very important from examination point of view. Now let's come to the theoretical and conceptual understanding of Kautilya's Arthashastra, and here we will begin with his theory of a state, that is his Saptang theory. So Saptang theory of Kautilya. Kautilya के according किसी भी strong, किसी भी formidable state को establish करने के लिए हमें 7 elements चाहिए होंगे. If you want to establish a strong and formidable state, you will require these 7 elements. इन 7 elements को मिलाकर ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का निर्माण होता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कौटिल्या के अकॉर्डिंग स्टेट के 7 अंग होते हैं. There are 7 organs of a state. और इन सभी 7 अंगों से मिलकर एक स्टेट बनता है. That is, by combining all these 7 organs, we constitute and we establish a strong and formidable state. आइए स्टेट के इन सभी 7 एलिमेंट्स को, इन सभी 7 ऑर्गन्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. स्टेट का पहला एलिमेंट है, कौटिल्या के अकॉर्डिंग स्टेट का पहला एलिमेंट है स्वामिन. स्वामिन का यहां पर मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, और यू कैन से हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक अ किंग, अ रूलर और अ प्राइम मिनिस्टर और अ प्रेसिडेंट.
दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, स्वामिन। हम स्वामिन के बारे में और अधिक डिस्कस करेंगे। थोड़ी ही देर में हम कौटिल्या के सप्तांग थ्योरी के इस पहले ऑर्गन को और अधिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्या इज अमात्य। अमात्य का मतलब है मंत्री या मंत्री परिषद, मिनिस्टर्स और एनी हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जस्ट लाइक द कैबिनेट मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स। अमात्य का काम क्या होता है? ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका काम होता है, इनकी ड्यूटी होती है कि किंग के कमांड को ओबे करना और उसे इंप्लीमेंट करना, टू एडमिनिस्टर द स्टेट, to implement and execute the laws that are made by the king and the commands that are issued by the king, the orders that are issued by the king. This is what is the work of amatya, of this ministers or this council of minister. स्टेट का तीसरा एलिमेंट है जनपद। जनपद का यहां मतलब है एक फिक्स्ड टेरिटरी और उस फिक्स्ड टेरिटरी में रहने वाले सभी लोग, ये वो जनपद ही है। इट इज दिस टेरिटरी एंड द पीपल लिविंग इन दैट टेरिटरी जिसके ऊपर जो किंग है वो रूल करेगा, जिसे प्रोटेक्ट करना, जिसे सेफ गार्ड करना किंग की ड्यूटी होगी, किंग का काम होगा। सो जनपद वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन एंड द टेरिटरी। स्टेट का चौथा एलिमेंट है दुर्ग। दुर्ग का यहां मतलब है अ वेल फोर्टिफाइड, अ वेल प्रोटेक्टेड एंड अ वेल सिक्योर्ड कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी हर स्टेट के केंद्र में होता है। इट इज लाइक द हार्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर all the administration and all the work of governance is coordinated and organized. ये जो कैपिटल सिटी है, ये स्टेट का वो हिस्सा होगा जहां से पूरे राज्य को कंट्रोल किया जाएगा, पूरे जनपद को गवर्न किया जाएगा और स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वे सभी इस कैपिटल सिटी में मौजूद होंगे। तो कौटिल्या कहते हैं कि स्टेट के इस कैपिटल सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है। We have to ensure the highest level of protection of this capital city of the state. And how do we protect the capital city? By building boundaries around it, by fortifying it. और इसी fortification को वो दुर्ग कहते हैं। ये fortification इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई एक्सटर्नल पावर का अटैक एक स्टेट में हो तो वो एक्सटर्नल पावर इस fortification को भेद ना पाए, इस फोर्टिफिकेशन को, इस दुर्ग को क्रॉस करते हुए वो एक्सटर्नल पावर, वो एनिमी पावर, वो इस कैपिटल सिटी को कैप्चर ना कर पाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू इंश्योर थ्रू दिस दुर्ग और फोर्टिफिकेशन ऑफ द कैपिटल सिटी। स्टेट का पांचवा एलिमेंट है कोष, दैट मींस ट्रेजरी। देखिए, स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। पैसे किसी भी वैल्यूएबल कमोडिटी के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे गोल्ड बुलियन, सिल्वर बुलियन या फिर अनाज या कैटल। ये सभी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी है और इन चीजों की जरूरत स्टेट को पड़ेगी अगर स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन करना चाहता है। तो स्टेट के जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, फिर चाहे वो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो, सभी को सैलरी और रिन्यूमरेशन इन्हीं पैसों से दिया जाएगा। और ये जो पैसे हैं, ओके, ऑल दीज वैल्यूएबल कमोडिटीज, बी इट गोल्ड बुलियन, सिल्वर बुलियन और द ग्रेन्स, all these are going to be stored and managed from one place, and that place is called kosh. That place is called treasury. So this is going to be the fifth element of Kautilya's state, the kosh, the treasury. The sixth element of Kautilya's state, state का जो sixth element है कौटिल्या के अकॉर्डिंग, वो है दंड। दंड यहां पर स्टेट के बल प्रयोग करने की शक्ति और क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। You can say that this is what is the cursive element of the state. और स्टेट का ये जो कर्सिव एलिमेंट है, ये कर्सिव एलिमेंट ये स्टेट की आर्मी और पुलिस से रिप्रेजेंट होता है। स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा स्टेट के इस कर्सिव पावर को, स्टेट को एक्सटर्नल अटैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा और साथ ही साथ स्टेट के भीतर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के लिए भी यूज किया जाएगा। एंड नाउ वी कम टू द सेवेंथ एलिमेंट ऑफ Kautilya's state, and this is मित्र, which means a friendly state, another state. मित्र का यहां पर मतलब है एक दूसरा स्टेट जो कि इस स्टेट के लिए, जिस स्टेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस स्टेट के 7 एलिमेंट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इस स्टेट के लिए एक दोस्त की तरह हो, एक फ्रेंड की तरह हो, अ फ्रेंडली कंट्री। स्टेट के डेफिनेशन में एक दूसरे स्टेट को इंक्लूड करना, दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द जीनियस ऑफ कौटिल्या। ही एंटिसिपेटेड, he predicted the Westphalian system, क्योंकि आज के इस वेस्टफेलियन सिस्टम में एक स्टेट को हम स्टेट
तब तक नहीं मानते जब तक उस स्टेट को दूसरे सिमिलर स्टेट्स के द्वारा एक स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन नहीं दे दिया जाता. सो इन ऑर्डर टू बी counted as a state in today's world, you need other states to recognize you as a state. 4th century BC, Kautilya is talking the same thing, but definitely his objective over here was different, which we are going to find out when we will discuss his Mandal theory. यहाँ पर कौटिल्या एक फॉरेन स्टेट को, एक फॉरेन फ्रेंडली स्टेट को स्टेट के डेफिनेशन के भीतर इंक्लूड करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक स्टेट को दूसरे स्टेट की रिकॉग्निशन की जरूरत है. यहाँ पर कौटिल्या ने जिस लॉजिक को यूज किया है, दैट प्रैक्टिकल लॉजिक is also marvelous, is also very unique, and this is we are going to discuss in detail when we will come to Mandal theory of Kautilya. तो ये 7 एलिमेंट्स हैं कौटिल्या के साप्तांग थियोरी में. स्टेट के ये 7 एलिमेंट हैं. इन सभी 7 ऑर्गन्स का कौटिल्या ने अर्थशास्त्र में अपने साप्तांग थियोरी के भीतर इन सभी 7 ऑर्गन्स, स्टेट के इन सभी 7 एलिमेंट्स का जिक्र किया है. नाउ लेट्स कम टू द इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्यास मंडल थियोरी. ये तो फैक्ट्स हो गए. These are all factual information which I presented before you. Now come to the evaluative aspect. हमें साप्तांग थियोरी को इवैल्यूएट करना है. We have to look into it like a theory, like a concept. And when you look to a topic like a theory, like a concept, you have to do the evaluation of it. तो कौटिल्या के साप्तांग थियोरी में मौजूद स्टेट के ये जो 7 एलिमेंट हैं, डेफिनेटली ये 7 एलिमेंट क्रूशल हैं, इंपॉर्टेंट है. स्टेट की पावर इन 7 एलिमेंट्स के कंबाइंड पावर पर डिपेंड करती है. कौटिल्या कहते हैं these are the 7 elements of a state, and the power of the state, it depends upon the combined power, the combined strength of all these 7 elements, of all these 7 organs. अगर इन 7 elements में कोई भी एक या 2 एलिमेंट वीक होता है, then the state would become weak. और अगर आपको एक स्टेट को स्ट्रांग बनाना है तो फिर आपको इन सभी 7 एलिमेंट्स पर काम करना होगा. You cannot just work on few elements like the king or the amatya. No, you have to work on all the 7 elements and all the 7 organs of the state if you want to establish a strong state. लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि स्टेट के ये जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को स्ट्रांग रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट और स्टेट के ये जो ऑर्गन्स हैं, ये अपने आप तो मजबूत नहीं बनेंगे. स्टेट को मजबूत बनाना पड़ता है. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेट बिल्डिंग. एंड इवन इन केस ऑफ कौटिल्या, we will need someone who will shoulder the responsibility to make the state a strong state. Someone who will have to be on the driving seat of the state. The question is who? Who will steer the state? Who will run the state? Who will control and manage all the organs of the state? Yes, you guessed it right. The answer is Swamin. The king, the ruler, the monarch, whatever you call him. आपको समझना है कि जो इंपॉर्टेंस मैकियावेली ने अपने प्रिंस को दिया है, वही इंपॉर्टेंस कौटिल्या ने अपने स्वामिन को भी दिया है. What is prince to Machiavelli is Swamin to Kautilya. But I would like to add a word of caution over here for you. Don't fall into the temptation of equating Kautilya's Swamin to Machiavelli's prince. Both are different. Both are different. Machiavelli's prince and Kautilya's Swamin. Both are different, and we will soon find out how they are different. The first difference is this, that Kautilya's Swamin was not an absolutist monarch, was not an absolutist king, an absolutist ruler. No, he was not. कौटिल्या ने अर्थशास्त्र में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उनका जो राजा होगा, जो स्वामिन होगा, वो निरंकुश होगा. He should be an authoritarian, an absolutist king or a monarch. इनफैक्ट अर्थशास्त्र में कौटिल्या इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं कि रूलर को, किंग को लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा. कौटिल्या seems to support the argument that people will appoint their ruler to rule over themselves. Now this is, if you have read Hobbes, Locke, Rousseau, you will understand that this is a social contractualist argument. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्या एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे? द आंसर इज बोथ यस एंड नो. मैं यहां नो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कौटिल्या ने अर्थशास्त्र में कहीं भी डायरेक्टली, ओपनली, क्लियरली इस बात का जिक्र नहीं किया है दैट द ओरिजिन ऑफ अ स्टेट इज थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. कौटिल्या ने किसी डायरेक्ट या एक्सप्लिसिट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात अर्थशास्त्र में नहीं की है. इट वॉज अ डेलिबरेट मूव फ्रॉम हिज साइड that he did not talk about the origin of a state explicitly in अर्थशास्त्र. लेकिन हमें यहां पर कुछ hints कौटिल्या जरूर देते हैं that how the state came into existence.
प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री के अर्थशास्त्र के ट्रांसलेशन के बुक 1 के चैप्टर 13 में स्टेट के ओरिजिन को लेकर कुछ स्पाइज, दैट मीन्स कुछ स्टेट के जासूसों के बीच एक एक डिस्कशन का जिक्र किया गया है। दैट मीन्स देयर आर फ्यू स्पाइज ऑफ द स्टेट हु आर डिस्कसिंग समथिंग। इस डिस्कशन में एक स्पाई के द्वारा स्टेट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हुए यह कहा जाता है कि जब स्टेट नहीं था, दैट मीन्स जब कोई रूलर नहीं था, कोई किंग नहीं था, तब चारों ओर अराजकता थी। विदाउट अ स्टेट देयर वाज टोटल एनार्की। और इस एनार्की के सिचुएशन में बस एक ही नियम काम कर रहा था और वो नियम था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, यू कैन से इट इज द इंडियन वर्जन फॉर द वर्ड कॉल्ड एनार्की। मत्स्य न्याय का मतलब होता है दैट अ बिग फिश is going to eat the small fish simply by the virtue of its strength and might. Big fish क्योंकि small fish की तुलना ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए the big fish is going to eat the small fish. Same situation सोसाइटी में भी मौजूद था। Might was right. Those who were powerful were able to subjugate those who were weak. और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। लोग अपनी शक्ति, अपने बल का दुरुपयोग कर रहे थे। So this was the condition of society before there was any king, there was any state, there was any ruler. इस मत्स्य न्याय को रोकने के लिए, इस एनार्की को खत्म करने के लिए लोगों के द्वारा मनु व वासुवत को उनके किंग के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ये जो आर्ग्यूमेंट है, आपको समझना है कि ये आर्ग्यूमेंट एक स्पाई के थ्रू कौटिल्य हमारे सामने रख रहे हैं। दिस इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अमंग दीज फ्यू स्पाइज एंड उनमें से एक स्पाई ये कहता है कि मत्स्य न्याय को स्टॉप करने के लिए लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक किंग को अपॉइंट करेंगे एंड द किंग, द रूलर वाज मनु व वासवत। लोग यहां पर मनु को किंग के रूप में अपॉइंट करते हुए एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक पावर देते हैं कि मनु मत्स्य न्याय को समाप्त करे और स्टेट की स्थापना करे और समाज में लॉ एंड ऑर्डर, पीस को मेंटेन करे। और इस काम को करने के लिए, या आप कह सकते हैं इस काम को करने के बदले, लोग किंग को यह भी प्रॉमिस करते हैं कि उनका जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन होगा, एक साल में उनका जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन होगा, उस ग्रेन प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा लोग टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में किंग को देंगे। और इसके अलावा लोग जो मर्चेंडाइज, जो कमोडिटीज प्रोड्यूस करेंगे, उनके सेल एंड परचेज से जो लोगों को इनकम होगा, उसका भी 1/10 हिस्सा लोग टैक्स के रूप में किंग को देंगे, ताकि किंग स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से रन कर सके, गवर्न कर सके। सो दिस इज हाउ, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यन अर्थशास्त्र, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। Now, these arguments in Arthashastra, they are not enough to establish Kautilya as a social contractualist, but these arguments are enough to help us convincingly say this, put it, that Kautilya did talk about some sort of implicit social contract in his Arthashastra. तो origin of a state को लेकर हमने अभी जो भी डिस्कशन किया, इस डिस्कशन से इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं that the Kautilyan state was not an absolutist state, and the king, the ruler, was also not an absolutist king or the ruler. इसके बाद एक और रीजन है, there is one more reason that why Kautilya's Swamin can't be considered as an absolutist monarch. देखिए, वैसे तो कौटिल्य ने किंग के लिए अर्थशास्त्र में कई ड्यूटीज और फंक्शंस को बहुत ही एलाबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां पर हम अपना फोकस किंग के उन 3 ड्यूटीज के ऊपर करेंगे जिन्हें रूलर को, एक किंग को नेसेसरली अपने राज्य में अपने लोगों के लिए परफॉर्म करना होगा। So these are the 3 most important duties or functions of a ruler or a king in Kautilyan state. The first is Rakshana. That means protection. The king must protect his people and his territory at any cost. The second duty of the king is Palana. Palana over here means administration. Not just administration. Not just administration, a simple administration, but a good administration. A corruption-free administration. Or what we say in today's context, good governance. This is what is the meaning of Palana. And the third one, the most crucial duty of the king was Yogakshema. Yogakshema का मतलब यहां पर है welfare. Welfare of the people. The king must help those who can't help themselves. ये king की ड्यूटी है. king को ये करना है. He has to perform the welfare activities in the state. मतलब राज्य में रहने वाले जो भी needy people हैं, जो poor हैं, जो handicapped हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, राज्य को इन सभी की मदद करनी होगी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य फेमसली लिखते हैं, संस्कृत में यह लाइंस हैं,
प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम तु हिते हितम, ना आत्म प्रियम हितम राज्ञा, प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात राजा का प्रजा से पृथक, प्रजा से अलग अपना कोई हित नहीं होता, अपना कोई सुख नहीं होता। जो भी चीजें प्रजा के हित में है वही चीजें राजा के हित में भी होंगी। जिन भी चीजों से प्रजा को सुख मिलता है उन्हीं चीजों से राजा को भी सुख मिलेगा। राजा का ना अपना स्वयं का कोई हित होगा, ना स्वयं का कोई सुख होगा। राजा अपने हित को प्रजा के हित से ही डिराइव करेगा, राजा अपने सुख को प्रजा के सुख से ही डिराइव करेगा। सच अ ब्यूटीफुल लाइन्स रिटन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। आई थिंक अगर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को संस्कृत में परिभाषित करने को कहा जाए, इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट इन संस्कृत, then these lines would be the best fit, would be the best definition of a welfare state. Now I need to stop over here. सप्तांग थियरी को और सप्तांग थियरी के क्रिटिकल इवैल्यूएशन को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आई हैव टू स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि यहां से, इस पॉइंट से हम एक सीमलेस ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम कौटिल्याज सप्तांग थियरी टू कौटिल्याज मंडल थियरी। आपको समझना है दैट दीज थियरीज आर नॉट टू डिफरेंट और डिस्टिंक्ट थियरीज, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। सप्तांग थियरी से ही मंडल थियरी निकलता है और इसी पॉइंट में हम कौटिल्य के सप्तांग थियरी और मंडल थियरी को कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, कौटिल्याज मंडल थियरी, द जीनियस ऑफ कौटिलियन फॉरेन पॉलिसी। दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। अगर आपने इस लॉन्ग वीडियो को यहां तक देखा और आपको लगता है दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू, देन डू रिएक्ट टू द वीडियो, गिव योर फीडबैक। और अगर आप इसी तरह के और भी अधिक लॉन्ग वीडियोस चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में 550 से भी ज्यादा लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ऊपर, यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस के ऊपर, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर मैंने बनाए हैं। ऑल दीज वीडियोस, 550 प्लस वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड बाय मी। So if you want this kind of explanation of all the topics of the syllabus of political science for these exams, then consider joining this course. और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।